नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। बलिया के खनवार में NH-31 पर बने नए पुल का उद्घाटन अब सियासी घमासान का कारण बन गया है। दरअसल रात के अंधेरे में इस पुल को शुरू कर दिया गया, वो भी बिना किसी आधिकारिक उद्घाटन और बिना परिवहन मंत्री की जानकारी के। मामला तब पकड़ गया जब यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों को तख्त पर रखकर पुल का उद्घाटन करवा दिया। लेकिन अब इस पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने करार जवाब दिया है। विधायक उमाशंकर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री विकास कार्यों में भेदभाव कर रहे हैं। राष्ट्र में जो भी प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं उन्हें मंत्री जी खुद कटवा देते हैं। क्या राष्ट्र पाकिस्तान में है? विधायक का कहना है कि अगर हम भी आरोपों के साथ प्रमाण दिखाने लगे तो मंत्री जी को छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल इस पूरे विवाद पर शासन या प्रशासन की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बलिया में NH-31 के पुल के साथ अब राजनीति की सड़क भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब इस बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने करार जवाब दिया है, सुनिए। हाँ भाई, NH नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं, उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग। ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। PWD पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए। मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है? भारत में नहीं है। रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना की जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है। रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए। मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे ज़िले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया, उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना। मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती घटोले को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार तेज हो रहा है।
विधानसभा सत्र के 7वें दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने अनोखा विरोध दर्ज कराया। सभी विधायक पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ घोटाला व्यापम पार्ट 2 है, ऐसा आरोप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने मांग की है कि इस घोटाले की निष्पक्ष न्याय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रदर्शन और आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के साफ कर दिया है कि अगर न्यायिक जांच नहीं हुई तो उनका आंदोलन विधानसभा से सड़क तक जारी रहेगा। कांस्टेबल की वर्दी पहन रखी है और नेम प्लेट पर लिखा है बेरोजगार। किस तरीके का प्रदर्शन? मध्य प्रदेश में 25 लाख बेरोजगार युवा है। मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को न्याय करने की बजाय उनके साथ अन्याय और शोषण कर रही है। नई भर्तियां कर नहीं रही। जो भर्तियां हो रही है, हाल ही में जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई उसमें पिछले कई वर्षों से युवाओं ने कड़ी मेहनत करी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो परीक्षा में बैठे ही नहीं, फर्जीवाड़ा करके उनका चयन हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कम से कम 60 एफआईआर करी। इसका मतलब सरकार स्वीकार कर रही कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन ये सिर्फ 60 नहीं, हजारों की संख्या में फर्जी अभ्यर्थी बैठे और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी थे उनका हक मारा। हमारी सरकार से यही मांग है कि मध्य प्रदेश में आए दिन पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। और जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, जो कड़ी मेहनत रात दिन खून पसीने की कमाई करके आज मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं अब बसपा की ओर से पलटवार किया गया। बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगार हो चुकी है और अब वह सिर्फ रोजगार की राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बसपा सरकार लगातार भर्ती कर रही है और आने वाले समय में और भी अधिक नौकरियां देने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, पटवारी हो या अन्य पद। आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर भर्ती की जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन दावों पर क्या प्रतिक्रिया देती है, लेकिन एक बात साफ है, पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर सियासत अब और गरमाने वाली है। आगे सुनिए। निश्चित रूप से कांग्रेस बेरोजगार है, ये सबको पता है। दिल्ली में भी कांग्रेस बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, बिहार में भी कांग्रेस बेरोजगार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बेरोजगार है, गुजरात में भी कांग्रेस बेरोजगार है। कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए। लेकिन आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार समय समय पर, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पटवारियों की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य उच्च पदों की भर्ती हो, निकाल रही है। और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को भर्ती हम लोग कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में भर्ती हम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल विधानसभा परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक प्रस्तुति में शामिल हुए। उन्होंने मनसरोवर सभा कक्ष में श्री कृष्णायन नृत्य प्रस्तुति का आनंद लिया। यहाँ प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण जीवन पर आधारित थी, जिसमें उनके बचपन, लीलाओं और गीता उपदेश को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रस्तुतियां हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य करती है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलाकारों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में कई विधायक, अधिकारी और आमंत्रित अतिथि भी मौजूद थे। श्री कृष्णायन जैसी प्रस्तुतियां भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति है।
जो नई पीढ़ी को अपनी जोड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। के साथ धार के पास समझेरा जहाँ माता रुक्मिणी का भगवान कृष्ण ने अपना विवाह प्रसंग पूरा किया और रुक्मिणी हरण का घटना हुआ। यहाँ महिपुर के पास नारायण नाम वो धाम जहाँ मित्रता का वो धाम बना। भगवान कृष्ण और सुदामा जी भगवान की शिक्षा स्थली उज्जैन जाना पाओ जहाँ परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। वो सारी बातों को समाहित करते हुए सांगीतिक प्रस्तुति का जो प्रयास किया, जोरदार ताली बजाकर हमारे कलाकारों के लिए जिस प्रकार से आपने ये सांगीतिक प्रस्तुति दी है वह अनूठा प्रयोग किया। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उमंग सिंजाल जी, उनके दल के सारे माननीय सदस्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने विदेश नीति, कृषि, रोजगार और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को विफल बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम फॉरेन पॉलिसी पर भी पूरी तरह विफल रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई और नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। देश इस समय संकट में है और भारत चौथरफा गिर गया है। उन्होंने अमेरिकी से भारत के रिश्तों को लेकर भी टिप्पणी की। अमेरिका से रिश्ते में रखने ही पड़ेंगे, वो पहले से है, लेकिन उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री चीन जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साथ ले जाए, क्योंकि वे नाम बदलने में माहिर है। क्या पता चीन का नाम भी बदल दे। इस दौरान जी शब्दों को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, हमारे लिए जी का मतलब गरीब है, क्योंकि हम गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है बीजेपी के लिए जी का मतलब गधा हो। अखिलेश यादव ने इन बयानों से सियासी हलकों में गर्मी बढ़ाने का तय है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की ओर से इसका जवाब किस अंदाज में आता है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेती-बाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। सर, और किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत गिर गया है। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने उन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया हुआ सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे। शायद कहीं यही बात, भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा देश। सर, प्रधानमंत्री चाइना भी जा रहे हैं, सर प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो हमारे और डोवाल जी मॉस्को में है यार। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है, वो नाम चीन का भी हो सकता है बदल दें।
सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा, किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है, हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। जो साध्वी प्राची के राखी पर दिए गए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने चांद सूरज को जिहादी कहने की बात कही, अब गहराता जा रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने साफ शब्दों में कहा कि साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि एक धर्मगुरु होते हुए इस तरह की बातों से उन्हें बचना चाहिए। इस्लाम चांद, सूरज या सितारों की पूजा नहीं करता। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। चांद और सूरज पूरी दुनिया में रोशनी देने का काम करते हैं और इनका फ़ायदा हर मजहब का इंसान उठा रहा है। मौलाना ने राखी के त्यौहार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहनों का त्यौहार है और उन्हें अपनी मर्जी से किसी को भी राखी बांधने का हक है। इसमें बेवजह जिहाद जैसे शब्द घसीटना गलत है। उन्होंने साध्वी प्राची पर जिहाद शब्द को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। जिहाद अरबी शब्द है जिसका मतलब है बुराई से लड़ना, लेकिन साध्वी जी इस शब्द का लिस्ट बनाकर देश भर में घूम रही है, जिससे मुसलमानों की छवि को जानबूझकर बिगाड़ना जा रहा है। साध्वी प्राची के बयान और उस पर आए इस तीखे जवाब से यह मामला अब और तूल पकड़ता दिख रहा है। आने वाले समय में इस पर और सियासी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज़ की बांधें, बहनें किसी भी चीज़ की राखी बांध सकती हैं। उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज़ हो उससे वो बांधें। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाज़त देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मज़हब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक ख़ास तबके के लिए जो नफ़रत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। मज़हब से नफ़रत करना, कोई भी मज़हब हो उससे नफ़रत करना, गोया कि अपने सही रास्ते पे भटक जाना है। उनको चाहिए कि बहनों को सही दिशा दें और सही तौर तरीक़ा सिखाएं और वो अपने मज़हब के मुताबिक उस पर वो अमल करें। बार बार हर बात पर जिहाद की बात करना, गोया कि ऐसा महसूस होता है कि साध्वी प्राची जी को जिहाद शब्द से प्यार हो गया है। यही वजह है कि वो घुमा फिरा के जहाँ भी जिस तरीके से बात करती हैं तो वो जिहाद की बात करती हैं। तो जिहाद की बात करने वाला और जिहाद पर हमेशा उकसाने वाला, दोनों का जुर्म एक ही है। चाहे वो जिहाद की रट लगाए या जिहाद की पूरी फहरिस्त बना के रखे या जिहाद पर उकसाए या जिहाद के लिए आतंकवादी संगठनों जैसी सोच रखे, इस तरह के लोग मैं समझता हूँ कि उनका जहनी दिवालियापन है। उनको अपने अंदर सुधार पैदा करने की ज़रूरत है और हर कदम कदम पर जिहाद के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं।
जिहाद तो बुराई से रोकता है। नफ्स अगर बुराई की तरफ जा रहा है तो उस नफ्स को रोकने का नाम जिहाद है। कदम अगर बुराई की तरफ जा रहा है तो उसको रोकने का नाम जिहाद है, न कि जो सोच साध्वी रितंबरा की है और जिस माने में वो बात कर रही हैं, ऐसा नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई धरातली आपदा ने कई परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। इस आपदा में नेपाल मूल के 26 लोग लापता है, जो धराली क्षेत्र के वीआरओ की निगरानी में सड़क निर्माण जैसे कार्यों में लगे थे। आपदा के दिन से इन 26 लोगों का अब अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजन अब भटवाड़ी हेलीपैड पर हर आने जाने वाले हेलीकॉप्टर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, शायद उनका कोई अपना लौट आए। आपदा से 2 दिन पहले ही मैं अपनी पत्नी के साथ उत्तरकाशी में निकला था। उसके बाद से बाकी लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। राम कुमार की ये व्यथा सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि ऐसे कई लोगों की है जिनकी तलाश अभी भी प्रशासन और रेस्क्यू टीमें कर रही है, लेकिन ज़मीनी हालत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राहत कार्यों में चुनौतियां बनी हुई है। प्रशासन की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लापता लोगों की सूची पूरी तरह तैयार हो चुकी है, या अभी भी कोई परिवार ऐसा है जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बिना किसी खबर के, बिना किसी सूचना के। सुनिए आगे। सर हम अर्शिल से आए थे सर। हम नेपाल के साहब। हेलीपैड में हम मदद मांगने के लिए आए साहब, क्योंकि हमारा बच्चे जो है उधर रहते थे, तो वहाँ जाने के लिए हम उनके तलाश में जाने के लिए हम मदद मांगने आए सर। परिवार में से मेरे 6 लोग हैं, बाकी पूरा लेबर मिला के 26 लोग गायब है। नहीं पता नहीं है साहब। अंदाज़ा मैं ये लगा रहा हूँ कि अगर भागे होंगे तो बच गए होंगे, अगर नहीं भागे होंगे तो पूरा साफ हो गया वहाँ से। धराली से इधर 3 किलोमीटर पीछे अर्शिल में थे सर, नाला के सामने में थे। नहीं वहाँ पे दूसरा नाला आता है ना सर। नहीं हो पाया सर संपर्क। कब वो जिस टाइम से बाढ़ गई उस टाइम से संपर्क हमारे पास नहीं आया। मेरे 26 लोग थे सर। वहीं रहता हूँ सर मैं भी। बिहारों के इंटर में। बिहारों के? अच्छा, तो रहने वहने का इंतजाम वहीं कर रखा था किसी ने? हाँ वहीं था, हमारा रोड पे ही था। मतलब जैसे रोड है ऐसे हमारा हमेशा रोड में ही लगता है डेरा डूरा। अच्छा का देख के लगते थे, इस बार गलत हो गया। आगे आप कौन जानता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।